वायुमंडल एवं जलवायु, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। अभी तक हमने पृथ्वी के भीतरी भाग और उसकी गतिविधियों अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा भूकंप एवं सुनामी का अध्ययन किया। अब हम पृथ्वी के ऊपरी भाग अर्थात वायुमंडल और उसके परिमाण अर्थात पवन एवं वर्षा का अध्ययन करें। पवन एवं वर्षा जलवायु के अंग हैं। अतः अब हम इनमें सर्वप्रथम वायुमंडल का अध्ययन करें। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल गैसों, जल वाष्प एवं धूल कणों से बना है। पृथ्वी के साथ वायुमंडल उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही टिका हुआ है। वायुमंडल का संघटन मूलतः वायुमंडल गैस, जल वाष्प एवं धूल कण नामक 3 आधारभूत तत्वों से मिलकर बना है। 1. गैस। वायुमंडल की गैसीय संरचना में करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का है, जिनमें 78.1% नाइट्रोजन तथा 20.9% भाग ऑक्सीजन का है। इसके अलावा बचे हुए 1% भाग में ऑर्गन, हाइड्रोजन, नियान, हीलियम तथा ओजोन आदि हैं। चूंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का निर्माण करने वाली एमिनो एसिड का अंश होती है, अतः नाइट्रोजन जीवमंडल में सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक होती है। लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक 78.8% होते हुए भी जीवधारी इसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि पौधे मिट्टी से अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को अमोनियम नमक के रूप में प्राप्त करते हैं और पौधों के भक्षण से जंतुओं को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से बहुत सक्रिय होती है, क्योंकि ये जीवमंडल के अधिकांश तत्वों में आसानी से मिल जाती है। ऑक्सीजन का निर्माण स्वपोषित स्थलीय हरे पौधों एवं सागरीय फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप होता है। ऑक्सीजन का उपयोग मानव एवं जंतुओं द्वारा श्वसन के लिए एवं जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल तथा लकड़ी आदि को जलाने में होता है। ओजोन यानी O3 जीवन रक्षक गैस है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन यानी O3 बनती है। ये एक फिल्टर की तरह कार्य करती है। ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है तथा उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, जिससे हमारी पृथ्वी अधिक गर्म नहीं हो पाती। इसी कारण से ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि ओजोन किसी न किसी मात्रा में वायुमंडल की सभी ऊंचाइयों पर पाई जाती है, लेकिन इसका अधिकतम सांद्रण 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य रहता है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि विश्व स्तर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का अधिक मात्रा में उत्सर्जन किए जाने की वजह से ओजोन क्षरण प्रारंभ हो गया है, जिसका दुष्परिणाम मानव को भुगतना पड़ सकता है। हाल के शोधों से पता चला है कि ओजोन का क्षरण हो रहा है तथा आर्कटिक क्षेत्रों एवं अंटार्कटिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के भाग के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण हो गया है। इस ओजोन क्षरण को कंट्रोल करने के लिए विश्व स्तर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में कमी करने के लिए आम सहमति बनी है।
इस प्रोटोकॉल के सकारात्मक नतीजे आए हैं और ओजोन छिद्र का भराव प्रारंभ हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि ये सूर्य से आ रही किरणों के लिए पारदर्शी है, जिससे सूर्य से आने वाली विकिरण पृथ्वी पर आ जाती है, लेकिन पृथ्वी से होने वाले बहिर्गामी विकिरण को वापस पृथ्वी की तरफ लौटा देती है, जिसके कारण हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। परिणामतः धरातल के तापमान में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो गया है। ज्ञातव्य है कि मनुष्यों के द्वारा जीवाश्म ईंधनों का जलावन, लकड़ी एवं उपलों का जलावन आदि के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय एवं प्रादेशिक स्तर के साथ साथ विश्व स्तर तक जलवायु परिवर्तन की समस्या पैदा हो गई है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदल जाता है। जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। 2. जल वाष्प। वास्तव में जल वाष्प जल का गैसीय रूप है। जल वाष्प के कारण संघनन एवं वर्षण के विभिन्न रूप जैसे जल वर्षा, पाला, कोहरा, ओस, ओला, हिमपात आदि संभव हो पाता है। वायुमंडलीय सकल जल वाष्प का 90% से अधिक भाग वायुमंडल में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यदि एक समय में वायुमंडल में उपस्थित समस्त जल वाष्प का एक साथ संघनन हो जाए तो पृथ्वी के धरातल पर 2.5 सेंटीमीटर मोटी जल की सतह बन जाएगी। जल वाष्प की मात्रा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है, जबकि वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जल वाष्प की मात्रा घटती जाती है। जल वाष्प प्राथमिक हरित गृह गैस भी होती है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाले विकिरण का स्वल्पांश ही अवशोषित करती है, लेकिन पृथ्वी से होने वाले विकिरण के अधिकांश भाग का अवशोषण कर लेती है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। 3. धूल कण। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचते हैं, जैसे ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा निस्सृत धूल एवं राख कण, समुद्री नमक के कण, उल्काओं के टूटे हुए कण, जुते हुए खेतों से उड़े हुए धूल कण, रेगिस्तानों से उड़े हुए रेत कण, जैविक पदार्थों तथा धुआं एवं कालिख आदि। ये धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में विद्यमान रहते हैं। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ इनकी मात्रा घटती जाती है। जल वाष्प कणों द्वारा सूर्य से आने वाली लघु तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण का वर्णात्मक प्रकीर्णन होता है, जिससे कई नैनाभिराम रंगों का आविर्भाव होता है, जैसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल एवं नारंगी रंगों का उत्पन्न होना। इसी तरह वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिस कारण जल सीकर, कोहरा तथा जल वाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा
तापमान वाली विभिन्न परतों का बना हुआ है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ ये घटता जाता है। वर्तमान समय तक में वायुमंडल में 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का अध्ययन किया गया है, लेकिन सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। एक शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। इस मंडल की औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर तक मानी जाती है, जिसमें ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर एवं विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर मानी जाती है। समस्त प्राकृतिक वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बादल का बनना, गरजना, बिजली का चमकना आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। इसी मंडल में 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट धाराएं पश्चिम से पूरब की ओर चला करती हैं। इसी मंडल में 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रति व्यापारिक पवनें चलती हैं। अधिकांश वायुयान भी इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। 164.6 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड की दर से इस मंडल में 1 मीटर की ऊंचाई पर मौसम विज्ञानी पर्दा स्तर है। इसे स्टीवेंसन पर्दा स्तर भी कहते हैं। इस पर तापमान, वायु दाब, आर्द्रता आदि का मापन होता है। इसी मंडल में 10 मीटर की ऊंचाई पर व्यूफोर्ट पर्दा स्तर है, जिस पर पवन की गति एवं दिशा मापी जाती है। लगभग 80% वायु राशि इसी मंडल में व्याप्त होती है। इस मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। दो, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। इस मंडल की ऊंचाई क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। इस मंडल में ताप समान होता है, इसलिए ये एकमात्र मंडल है जिसमें समताप रेखाएं लंबवत होती हैं। इस मंडल में बादलों की रचना नहीं होती। वायुयानों की उड़ानों के लिए ये आदर्श मंडल माना जाता है।
इसी मंडल में ओजोन गैस की परत का सर्वाधिक सांद्रण 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर व्याप्त है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली अति घातक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वर्तमान में कुछ देशों के द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के अत्यधिक प्रयोग के कारण ओजोन परत में छिद्र बन रहे हैं, जिनसे होकर पराबैंगनी किरणें सतह पर आ रही हैं और जीवमंडल को विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचा रही हैं। ओजोन गैस की मात्रा वायुमंडल में बहुत कम अर्थात 0.0001% है और वायुमंडलीय परतों का घनत्व ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक तथा ऊंचाई विषुवत रेखा की अपेक्षा कम है। इसलिए ओजोन परत में छिद्र अंटार्कटिका के क्षितिज पर हो रहे हैं, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन मुख्यतया विकसित देश करते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में अधिकांशतः 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित हैं। इस मंडल की ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर समताप सीमा कहलाती है। तीन, मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर। ये मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें ऊपर की ओर बढ़ने पर ताप ह्रास तेजी से बढ़ता जाता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मध्य मंडल की इस ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। इस सीमा के ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगती है। चार, आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर। इस मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप में वृद्धि हो जाती है। ये मंडल प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की सामान्यतया 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव्य तथा गैस। वस्तु ठंडी होने पर ठोस अर्थात सॉलिड अवस्था में होती है। गर्म होने पर द्रव्य अर्थात लिक्विड बन जाती है। गैसीय अवस्था में अणु या परमाणु इधर से उधर आजादी पूर्वक घूमते फिरते रहते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में नाभिक अर्थात न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जब गैस का ताप बढ़ा दिया जाए या उस पर पराबैंगनी किरणें डाली जाएं, तो नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणु से टूटकर अलग हो जाते हैं। इन्हें मुक्त या आजाद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस अवस्था में परमाणु धन आयन कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धन आयन की अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस मंडल का संचार व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये मंडल रेडियो तरंगों को दर्पण की भांति पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है। यदि ये मंडल ना होता तो रेडियो तरंगें अंतरिक्ष में
पलायित हो जाती। रेडियो प्रसारण में रेडियो स्टेशन से रेडियो तरंगें एंटीना के जरिए चारों ओर छोड़ी जाती हैं, जिन पर आवाज की सूचना सवार रहती है। जब ये तरंगें दूरस्थ घरों में लगे एंटीना से टकराती हैं, तो उनमें विद्युत धारा पैदा करती हैं। रेडियो सेट के अंदर की मशीनरी उस धारा से आवाज को पृथक कर देती है तथा आवाज का स्वर ऊंचा कर देती है, जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं। रेडियो स्टेशन से दूरस्थ घरों तक रेडियो तरंगें दो तरीकों से पहुंचती हैं। एक, मीडियम वेव तथा दो, शॉर्ट वेव के रूप में। मीडियम वेव्स जमीन की सतह से ऊपर चलती हैं। इन्हें सतही तरंगें भी कहते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं, इनकी तीव्रता कम होती जाती है। इसलिए इनसे 200 से 300 किलोमीटर की दूरी तक ही रेडियो प्रसारण संभव होता है। 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी में रेडियो प्रसारण शॉर्ट वेव्स के माध्यम से संभव होता है। शॉर्ट वेव्स हवा में प्रकाश की तरह लगभग सीधी रेखा में चलती हैं व अधिक दूरी तक जा सकती हैं। चूंकि पृथ्वी की सतह चपटी न होकर गोलीय है, ध्रुवों को छोड़कर, इसलिए क्षितिज तक ही वे सीधी जा पाती हैं। उसके आगे जब जमीन नीची हो जाती है, तब उनका घरों तक पहुंचना संभव नहीं रहता। क्षितिज से आयनोस्फेयर इन तरंगों को दर्पण की तरह परावर्तित कर पृथ्वी की ओर भेज देता है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर ही इस मंडल को 3 उपभागों में विभक्त किया जाता है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः डी सतह, ई सतह तथा एफ सतह कहलाते हैं। अधिकतम दूरी वाले स्टेशनों के लिए एफ सतह का प्रयोग होता है। आयनोस्फेयर की विशेषता ये है कि इससे केवल मेगाहर्ट्ज तक की रेडियो तरंगें ही परावर्तित हो पाती हैं। उससे अधिक आवृत्ति की तरंगें उसे पार कर जाती हैं। आयन मंडल का निर्माण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है। जब वे ऊपरी वायुमंडल पर पड़ती हैं, तो परमाणु के बहुत से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देती हैं, जिससे गैस प्लाज्मा बन जाती है। 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर आजाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम करीब 10 लाख इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेंटीमीटर होती है। जमीन से शॉर्ट वेव्स को ऊपर की ओर सभी दिशाओं में भेजा जाता है, जो आयनोस्फेयर से टकराकर पृथ्वी की तरफ लौट आती हैं और रेडियो प्रसारण को संभव एवं सुगम बनाती हैं। लघु तरंगें यानी शॉर्ट वेव्स हजारों किलोमीटर दूरी तक जाती हैं। इस मंडल की एक अन्य विशेषता ये है कि इसी में अरोरा की रचना होती है। सूर्य से निकलने वाले आवेश युक्त कण 640 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सौरिक कोरोना को पार कर सूर्य की चुंबकीय पकड़ से बाहर निकलकर जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उनकी अधोवर्ती गति तीव्रतर कर दी जाती है, जिससे सूर्य से निःसृत ये आवेश युक्त कण पृथ्वी के आयन मंडल के वान एलन पेटी के आवेश युक्त कणों से टकराकर सफेद चादरनुमा आकृति उत्पन्न कर देते हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के वायुमंडल में बनने वाले इस प्रकाश पुंज को ही अरोरा कहते हैं। आयन मंडल की एक अन्य विशेषता ये है कि इसमें गैसीय वितरण सर्वत्र समान नहीं है, बल्कि ये नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः विरल होता गया है।
5. आयतन मंडल या बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फेयर। ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर मानी जाती है। 640 किलोमीटर के ऊपर वाले वायुमंडल के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वायु के कण यहाँ अत्यंत विरल होते हैं तथा वायु राशि अत्यल्प होती है। इस मंडल में मुख्य गैस हाइड्रोजन तथा हीलियम होती हैं।